नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिंदगी तू मेरी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर सिन्हा, जो का मैंने तुम्हें दिया था वो हुआ या नहीं? एक लड़के ने फ़ोन पर गुस्से से कहा। तो उधर से मिस्टर सिन्हा बोला, सर वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। हमने बहुत समझाया पर वो मान नहीं रहे। उस लड़के ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और एक लड़की के पास गया। अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप साइन करो इन पेपर्स पर। उसने उस लड़की को घूरते हुए कहा, आद्विक तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। वो लड़की रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारा ये लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से साइन करो, देर हो रही है, मुझे और भी काम है तुम्हारा ये मेलो ड्रामा देखने के अलावा। आद्विक ने कहकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। आकृति ने कुछ पल उसे नफरत भरी निगाहों से घूरा और फिर सिसकते हुए सामने पड़े कागजों पर साइन कर दिया। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, वकील ने कहा। तो एक टेढ़ी मुस्कान आद्विक के होठों पर फैल गई। मुबारक हो बीवी। आद्विक ने आकृति के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से सटाते हुए कहा। तो आकृति ने नफरत से घूरते हुए उसका हाथ झटक दिया। ऐसा नहीं था कि आद्विक ने पहली बार उसे टच किया था, पर इस बार उसके छूने पर से आकृति को घिन आ रही थी। आकृति को अब उससे नफरत सी होने लगी थी। उसकी इस हरकत पर आद्विक खुलकर मुस्कुरा उठा। उसने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। देखो आद्विक, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया, अब प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। आकृति की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। आद्विक ने कुछ पल आकृति को देखा और फिर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बीबी? अभी तो हमें सच में शादी करनी है। मतलब ये कि अभी हम मंदिर में शादी करेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारी ये सोनी मांग और ये खाली गला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद होगा तुम्हारा गृह प्रवेश। माँ अपनी बहू का वेट कर रही है घर पर। उसके बाद तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। डोंट वरी बीवी, आद्विक ने कहा। तो आकृति के चेहरे पर कड़वाहट पसर गई। आद्विक ने आकृति की तरफ देखा और कहा, चलें बीवी। आद्विक के उसे बीवी कहने पर आकृति बुरी तरह चिढ़ गई और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गई। आद्विक भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में आ बैठा और उसने गाड़ी मंदिर की ओर घुमा दी। कुछ ही देर में गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। दोनों गाड़ी से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ गए। पंडित जी, सब तैयारी हो गई ना? आद्विक ने पंडित जी से कहा। जी जजमान, जैसा आपने कहा था सब तैयारी हो गई, क्योंकि आद्विक ने पहले ही पंडित जी को सारी तैयारी करने को कह दिया था, इसलिए सब कुछ तैयारी था। पंडित जी ने दोनों को मंडप में आने को कहा। दोनों वहां आए तो पंडित जी ने उनका गठबंधन किया और उन्हें बैठने को बोला। दोनों बैठ गए तो पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। कन्या अपना हाथ वर के हाथ में दे, पंडित जी ने कहा। तो आद्विक ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में रख लिया। हवन कुंड में आहुति देने के बाद पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को बोला। दोनों खड़े हो गए और मंत्रोच्चारण के बीच दोनों 7 जन्म निभाने के वचनों के साथ 7 फेरे लेने लगे। फेरों के बाद आद्विक ने उसके गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे हमेशा के लिए एक बंधन में बांध दिया। साथ ही उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर भर के ये ऐलान कर दिया कि अब से उस पर सिर्फ आकृति का हक है और आकृति पर सिर्फ उसका। जैसे ही आद्विक ने आकृति की मांग में सिंदूर भरा, वैसे ही उसकी आंख से आंसू बह निकला। कितने सपने सजाए थे उसने इस दिन के लिए, क्या क्या न सोचा था अपनी शादी को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ तो उसके सपनों में शामिल ही नहीं था। यहाँ तक ये शख्स जिसके साथ जन्म जन्मांतरों तक बंधन में बंधी है वो तो बिल्कुल भी नहीं था, और जो था उसे तो इस बारे में कोई भनक भी नहीं थी। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी के आवाज से आकृति की तंद्रा टूटी। दोनों ने झुककर पंडित जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने भी स्नेह से उनके सर पर हाथ रख दिया। उनका आशीर्वाद लेकर दोनों आद्विक के घर की ओर निकल गए।
मुबारक हो मिसेज आकृति। आद्विक सिंह शेखावत गाड़ी चलाते हुए आद्विक ने आकृति को छेड़ दिया, जिससे आकृति चिढ़ गई। आकृति वैसे भी आद्विक से बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हुई थी। उसने आद्विक को घूरा तो उसने अपनी एक आंख दबा दी, तो आकृति ने उसकी बेशर्मी पर कुड़कर बाहर की ओर चेहरा कर लिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान सी जगह आकर रुकी। ऐसी जगह देखकर आकृति को घबराहट होने लगी। अचानक ही आद्विक उसकी ओर झुक गया, जिससे आकृति की रही सही जान भी सूख गई थी। आद्विक, ये क्या कर रहे हो? आद्विक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। चुपचाप मेरी बात सुनो, अब बहुत हो गई मस्ती मजाक, अब हम घर जा रहे हैं। अगर तुमने वहाँ होशियारी दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ जाकर ऐसा दिखाना कि हमारी लव मैरिज है और तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। अगर तुमने जरा सा भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो याद रखना, अपने भाई से पूरी जिंदगी नहीं मिल पाओगी। आई बात समझ में? और तुम्हें पूरी तरह पता है जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। आद्विक ने उसे घूरते हुए कहा, तो आकृति ने डर कर हाँ में सिर हिला दिया। गुड गर्ल। आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और सीधा होकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आकृति ने कुछ पल उसे देखा और फिर चेहरा बाहर की ओर घुमा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस वक्त वो खुद को इतना कमजोर और बेबस महसूस कर रही थी जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया था। अगर बात उसके भाई की नहीं होती तो वह कब का आद्विक को सबक सिखा चुकी होती, मगर इस वक्त वो बेहद मजबूर थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। घर ना ज़्यादा बड़ा था ना ही ज़्यादा छोटा, पर दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी से उतरकर आद्विक ने डोरबेल बजाई तो एक 45-50 साल की औरत ने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर आद्विक को किसी लड़की के साथ, वो भी शादी के जोड़े में देखकर उनको बहुत हैरानी हुई। वो आंखें फाड़कर दोनों को देख रही थी और आद्विक के चेहरे पर मुस्कान ऐसी चिपकी थी जैसे किसी ने उसके होठों को पकड़कर उसके गालों पर फेविकोल से चिपका दिया हो। आद्विक आज बहुत ही ज़्यादा खुश था और आकृति उसकी मुस्कुराहट देखकर मन ही मन कुड़ रही थी। अरे माँ, अब क्या सारी रात बाहर ही रखने का इरादा है? अपनी बहू का स्वागत नहीं करेंगी? आद्विक मुस्कुराते हुए बोला तो शमिता जी की तंद्रा टूटी। एक मिनट, तुम दोनों यहीं रुको। अरे ओ लक्ष्मी, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। उन्होंने घर में काम करने वाली को आवाज़ दी। उनका कहा मानकर लक्ष्मी जल्दी से रसोई में भाग गई। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी सभी सामान लेकर आ गई। शमिता जी ने दोनों की आरती की और आकृति को अपना दाहिना पैर से चावल से भरा कलश गिराने को कहा। आरती ने भी भारी मन से कलश को ठोकर मारी। लक्ष्मी ने एक सफ़ेद कपड़ा दरवाजे पर बिछा दिया और एक लाल रंग से भरी थाली को वहीं रख दिया। बेटा, पहले अपना दाहिना पैर आगे रखो और इस कपड़े पर अपने पैरों के छाप छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। आकृति आकर उस थाल में खड़ी हो गई, फिर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा दिया। उस सफ़ेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आ गए। आद्विक ने जैसे ही घर के अंदर आने को पैर बढ़ाया तब एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। माँ, वो अपने गाल पर हाथ धरे हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था जो दुर्गा बनी उसे ही देख घूर रही थी। ये क्या है माँ? अपनी बहू का स्वागत मिठाई से और मेरा पिटाई से, ये गलत बात है। आद्विक मुंह बनाते बोला। लक्ष्मी, जरा मेरा डंडा उठाना। शमिता जी उसे घूरते बोली। माँ, माँ क्या कर रही हो माँ? ऐसा कोई अपने लाल को मारता है क्या? उसने अपनी माँ को बातों में लेना शुरू कर दिया था। आद्विक अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था। लाल, अभी इस लाल को काला करती हूँ मारते मारते। रुक तू। अरे पर मैंने किया क्या है? किया क्या है कहकर शमिता जी ने उसके कान मरोड़ दिए। माँ, क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है मुझे। आद्विक का कान एकदम लाल हो गया था। अरे बहू को घर ले आया, वो भी ऐसे रूखे सूखे? बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने? कितने अरमान थे मेरे कि अपनी बहू को ऐसे लाऊंगी वैसे लाऊंगी, तूने सब पर पानी फेर दिया। शमिता जी ने कहा तो आद्विक ने अपना सिर पीट लिया। अरे माँ, वो क्या है ना, आपकी बहू को ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी शादी की, वो ही मुझसे जल्दी शादी करने को बोल रही थी, इसीलिए हमने सोचा सीधा आपको सरप्राइज देंगे। आद्विक ने कहा तो आकृति का मुंह हैरानी से खुल गया। वो सोचने लगी कि कितना बेशरम है ये इंसान, खुद को बचाने के लिए बेवजह उसे फंसा रहा है। आद्विक ने उसे देखा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी। माँ, वो सब छोड़ो ना, देखो ना मैं आपके लिए कितनी प्यारी बहू लेकर आया हूँ।
आप अभी मुझे छोड़ो, अपनी बहू के लाड लड़ाओ, क्या सोचेगी वो कि उसके आने से आप खुश नहीं हो। आद्विक ने कहा तो शमिता जी उसका कान छोड़कर आकृति के पास आ गई। माफ़ करना बेटा, वो जरा, खैर छोड़ो, तुम थक गई होगी ना, चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आती हूँ, तुम फ्रेश हो जाना, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे पता है इस नालायक ने कुछ नहीं खिलाया होगा तुम्हें, आओ चलो, शमिता जी ने कहा तो आकृति हल्के से मुस्कुरा दी। शमिता जी उसे लेकर आद्विक के कमरे में आई। तुम कपड़े बदल लो। फिर थोड़ा रुक कर, अरे तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं होंगे, रुको मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। ये नालायक भी ना पहले बता देता तो मैं सब तैयारी तो करके रखती। बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वे एक साड़ी लेकर आई और उसे आकृति को थमाते बोली, बेटा अभी के लिए तुम ये पहन लो, सुबह आदि के साथ जाकर अपने लिए कुछ कपड़े और बाकी ज़रूरत का सामान ले आना। जी आंटी जी। आकृति ने वो साड़ी थाम ली। आंटी नहीं, अब माँ कहने की आदत डाल लो बेटा, शमिता जी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। जी जी माँ, आकृति ने कहा तो शमिता जी का चेहरा खिल उठा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। वे उसी जल्दी कपड़े बदलकर नीचे आने का बोलकर वहां से चली गई। आकृति ने वो साड़ी उठाई और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आकर उसकी नज़र आईने पर पड़ी। कितनी बदली हुई लग रही थी वो, ऐसा भी क्या बदला था सिर्फ एक दिन में। हाँ बदला तो था, अब वो सिर्फ किसी की बेटी या किसी की बहन नहीं थी, अब वो किसी की पत्नी, किसी की बहू भी थी। उसकी नज़र उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में सजे सिंदूर पर गई, जो उसके रुके हुए आंसू फिर से बह निकले। वो कुछ देर यूं ही आईने में देखती रही, फिर जब रुका ना गया तो अपने चेहरे हाथों से ढककर रो पड़ी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या है। आदमी कपड़े बदलने के लिए कमरे में आया था। आकृति को कमरे में ना पाकर वो परेशान हो उठा। ये कहाँ चली गई। कमरा देखने के बाद वो बालकनी में गया, वो वहाँ भी नहीं थी। तो फिर वो बाथरूम के पास आया तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो घबरा गया। आकृति तुम अंदर हो क्या। आकृति बाहर आओ, वो दरवाज़ा पीटते हुए बोला। आकृति तुम सुन रही हो ना, बाहर आओ। अंदर से कोई आवाज़ न आई तो उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। आकृति, मैंने कहा क्या हुआ, तुम बाहर आओ जल्दी। आकृति ने उसकी आवाज़ सुनी तो जल्दी से खुद को शांत किया और बोली, आ रही हूँ। हाँ अरे जल्दी आओ। आद्विक ने उसकी आवाज़ में भारीपन महसूस कर लिया था। वो बेहद बेचैन हो गया था। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और आकृति बाहर आई। आद्विक ने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखें लाल देखकर उसके मन में टीस सी उठी। वो तेजी से उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, क्या हुआ आकृति, तुम रो क्यों रही हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, दूर रहो तुम मुझसे, तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे, ये ढोंग मत करो मेरे सामने, समझे। उसने आद्विक के हाथ झटक दिए। आद्विक कुछ कहने को हुआ, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी शमिता जी पर गई। दूर रहो तुम मुझसे, तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी की जरूरत मुझे नहीं है, ये ढोंग मत करो मेरे साथ, समझे। उसने आद्विक के हाथ झटक दिए। आद्विक कुछ कहने को हुआ, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी शमिता जी पर गई। माँ आप यहाँ। आद्विक ने बात को संभालते हुए कहा तो आकृति भी जल्दी से नॉर्मल हो गई। उसने अपने आंसू साफ करके एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली। वो मैं तो तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थी, शमिता जी ने कहा। जी आंटी, मतलब माँ, हम बस आ ही रहे थे। आकृति ने अपनी फिसलती जबान को संभाल लिया था। ठीक है जल्दी आ जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ, शमिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चली गई। आद्विक ने एक नज़र आकृति को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आकृति भी नीचे आ गई। शमिता जी खाना परोसने लगी तो आकृति ने उनके हाथ से बर्तन लेकर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। आप आराम से बैठिए माँ, ये सब मैं कर लूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, आज ही तो तुम आई हो, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। शमिता जी पहले दिन ही उससे काम करवाने में हिचक रही थी। माँ आप आज तक ये सब करते आए हो, अब आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी, आकृति ने अपने पन से कहा।
तो शमिता जी मना नहीं कर पाई। वहीं आद्विक के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान फैल गई। खाना खाने के बाद आकृति ने सारे बर्तन किचन में रखे और शमिता जी के साथ उनके कमरे में आ गई। बेटा, इस वक्त तुम्हें आद्विक के साथ होना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, शमिता जी ने कहा। अब क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं आ सकती? इतना भी हक नहीं है मेरा? आकृति ने नाराजगी जताई तो शमिता जी मुस्कुरा उठी। वे उसके गाल थपथपा कर बोली, क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। जितना आदि का हक है उतना ही तुम्हारा भी है। उनकी बात सुनकर आकृति उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। आज ना जाने कितने सालों बाद उसे माँ की ममता भरी गोद नसीब हुई थी। अब वो 8 साल की थी, तभी उसके भाई को जन्म देते हुए उसकी माँ चल बसी थी। माँ की मौत के कुछ महीनों बाद ही पिता ने दूसरी शादी कर ली ताकि उनके बच्चों को माँ का प्यार मिलता रहे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सौतेली माँ जब नई नई आई थी तब तो उसने दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से रखा था, लेकिन फिर उसके बाद अपने काम में इतनी बिजी हो गई कि बच्चों के लिए वक्त ही नहीं रहा था। तो नई माँ ने भी बच्चों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। कुछ समय बाद उनके खुद के बच्चे हुए तो हालात और ज़्यादा बदतर हो गए। पहले जो थोड़ा बहुत ध्यान उनका रखती थी, अब वो भी बंद हो गया। नई माँ अब दोनों बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, साथ ही वो बड़े ही मनुष्यों पर अत्याचार करने लगी थी। आकृति के पापा के घर से निकलते ही वो दोनों पर जुल्म करने लगती। घर का सारा काम आकृति से कराती, ना उसे स्कूल जाने देती। बड़ी मिन्नतों के बाद उसे स्कूल जाने की अनुमति मिली, वो भी इस शर्त पर कि वो घर का सारा काम करके जाएगी और आकर भी सारा काम वही करेगी। जरा सी भी गलती हो जाए तो उसका खामियाजा मासूम आकृति को हर रोज अपने शरीर और एक नया निशान लेकर चुकाना पड़ता था। उसके शरीर पर कभी थप्पड़ का निशान होता तो कभी जलने का। साथ ही अपने पापा को कुछ भी बताने पर आकृति और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी जाती। नई माँ के साथ साथ उनके बच्चे भी उसे हमेशा परेशान ही करते। कुछ समय बाद आकृति इन सब की आदी हो गई थी, लेकिन उसकी माँ और उनके बच्चों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उनके अत्याचार दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ते गए। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? शमिता जी की आवाज़ से आकृति वर्तमान में आई। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आकृति उठकर बैठी थी। रात बहुत हो गई है, अब जाकर आराम करो, शमिता जी ने प्यार से उसके गाल छू कर कहा। वो हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चले गए। आकृति अपने कमरे में आई तो आद्विक को जागते देखकर हैरान रह गई। आद्विक बैठ के सिरहाने से कमर लगाए अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसकी आहट पाकर उसने सिर उठाया और बोला, कितनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? आकृति का मन किसी अनहोनी से घबरा रहा था। आद्विक ने गौर से आकृति को देखा तो पाया एक अनजाने से डर ने उसके चेहरे पर अपनी जगह बना ली थी। माथे पर पसीना तैर रहा था, शरीर में हल्की कंपन होने लगी थी। आद्विक कुछ देर उसे देखता रहा और अगले ही पल उसके होठों पर शैतानी हंसी तैर गई। वो उठा और आकृति की ओर बढ़ गया। मेरे पास क्यों आ रही हो तुम? दूर रहो मुझसे, मैंने कहा दूर रहो तुम मुझसे, मेरे पास क्यों आ रही हो? आकृति उसे घबराई सी पीछे हटने लगी। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। अरे आज शादी हुई है हमारी, और ये रात शादी के बाद की पहली रात। आज तो मौका भी है, दस्तूर भी, तो क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए। आद्विक ने शौकी से कहा तो आकृति के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो पीछे हटी, लेकिन हट नहीं पाई क्योंकि पीछे दीवार आ गई थी। आकृति आद्विक के साइड से निकलने को हुई तो आद्विक ने उसके दोनों ओर दीवार पर हाथ रखकर उसे वहीं ब्लॉक कर दिया। देखो आद्विक, तुमने जो कहा था मैंने किया, पर प्लीज़ ये नहीं। तुम सब जानते हो ना कि मैं। आद्विक प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज़ ये मत करो। वो रो पड़ी थी। आद्विक ने उसे रोते देखा तो एकदम उससे दूर हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए तो उसका स्पर्श पाकर आकृति डर से चीख उठी। उसे उससे ऐसे घबराते देखकर आद्विक को बहुत बुरा लगा। वो बिना कुछ बोले जाकर बिस्तर पर लेट गया।
कुछ देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो आकृति ने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसकी नज़र बेड पर लेटे आद्विक पर गई, जो उसे ही देख रहा था। सो जा, रात बहुत हो गई है, कहकर आद्विक ने करवट बदल ली। आकृति आकर बेड के पास खड़ी हो गई और सोचने लगी कि आखिर वो सोए कहाँ। आद्विक के साथ बिस्तर साझा करने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना बेड छोड़कर सोफे पर या जमीन पर सोऊंगा तो भूल जाओ, ये कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। इसीलिए सो जाओ चुपचाप और बेफिक्र रहो, मैं अपनी साइड ही रहूंगा पूरा टाइम। सो जाओ आराम से। आद्विक ने आंखें बंद किए हुए ही कहा और सीधा होकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद आकृति भी आकर बेड की दूसरी साइड लेट गई। आकृति को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, और फिर वो बोली, तुम 1 इंच भी इधर मत खिसकना। आकृति ने कहा तो आद्विक उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। उसे गुस्से में देखकर आकृति सकपकाकर बिस्तर पर बैठ गई। आद्विक ने नामे गर्दन हिलाई और अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। कुछ देर बाद आकृति भी लेट गई। पूरे दिन की थकी होने के कारण जल्दी ही वो नींद के आगोश में समा गई। उसके सोने के बाद आद्विक ने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी ओर चेहरा करके लेट गया और उसे निहारने लगा। गहराती रात के साथ साथ आद्विक की आंखें भी नींद से बोझिल होने लगी और वो भी सपनों की दुनिया में खो गया। सुबह जब आद्विक की आंख खुली तो उसके होठों पर बहुत गहरी मुस्कान चिपक गई। आकृति ने नींद में अपनी जगह से खिसक कर आद्विक के सीने पर सर रख लिया था और आद्विक ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। रात मुझे बोल रही थी अपनी जगह से 1 इंच भी मत हिलना, अभी देखो खुद सारी अपनी जगह से खिसक कर मेरी जगह में आ गई है। वैसे जो भी हो, इससे खूबसूरत सुबह कोई हो ही नहीं सकती। आद्विक मन ही मन बड़बड़ाया और आकृति के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया और उसके मासूम से चेहरे को निहारने लगा। कितनी शांत और कितनी मासूम लग रही थी वो, बिना किसी छल कपट के एकदम निश्चल मासूम बच्ची। आकृति की गर्म सांसें आद्विक के सीने पर पड़ रही थी, जो उसे मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। आद्विक ने खुद पर संयम रखा और आकृति को अपने सीने से हटाकर बेड पर सुला दिया और हल्के से उसका माथा चूमकर धीरे से बोला, थैंक यू मेरी सुबह इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। काश हर सुबह आज के जैसी ही हो। आद्विक ने प्यार से उसके बाल उसके कानों के पीछे समेटे और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो देखा कि आकृति अभी भी सो रही है। आद्विक उसे देखकर मुस्कुराया और रेडी होकर बाहर आ गया। अरे आ गया बेटा तू, शमिता जी ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए कहा। क्या बात है, आज चप्पल की जगह प्यार कैसे बरस रहा है। आद्विक शैतानी से बोला तो शमिता जी उसे घूरने लगी। इज्जत तो हजम होती ही नहीं है ना तुझे, मुझे बस आपके हाथों का खाना हजम होता है। अब जल्दी से नाश्ता दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आद्विक प्लेट से पराठा उठाते हुए बोला, ओए वापस रख उसे। शमिता जी ने उसके हाथ पर मारा। पर क्यों, मुझे बहुत भूख लगी है और आप मुझे ये क्यों बोल रही हो, मैं नहीं रख रहा ये वापस। आद्विक ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, बहू के बिना ही खाएगा, वो आने वाली होगी, उसके साथ ही खाना। माँ वो भी सो रही है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, आप जल्दी नाश्ता दो, आद्विक ने कहा और वापस से पराठा उठा लिया। अच्छा हाँ, थकी ही होगी ना वो, कोई नहीं उसे सोने दे, तू नाश्ता करके जा। शमिता जी उसकी प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। नाश्ता करने के बाद आद्विक ऑफिस के लिए निकलने लगा। गेट पर जाकर वो वापस पलटा। माँ वो, हाँ हाँ तेरी बीवी को नहीं उठा रही, टाइम से खाना भी खिला दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। अब खुश। शमिता जी ने उसकी बात पूरी कर दी। आपको पता है आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो। आद्विक ने वापस आकर उनके गाल चूम लिए। काश मैं ये भी कह पाती, शमिता जी ने कहा तो आद्विक का मुंह बन गया। चल आद्विक बेटा, अपने ही घर में तेरी कोई इज्जत नहीं है, निकल यहाँ से, इससे पहले और ज्यादा वाट लगे, दफा हो यहाँ से। आद्विक बड़बड़ाते वहां से निकलने लगा। अरे रुक, अब क्या, आद्विक चिढ़ गया था। आज ऑफिस मत जा, आकृति को पग फेरे के लिए उसके मायके लेकर जाना है, साथ ही उसकी कुछ जरूरत का सामान भी लाना होगा आकृति को। और हाँ, कल भी उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उसे कुछ सामान भी लाना है। माँ मुझे याद है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, कहकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आकृति की आँख खुली। खुद को अनजान जगह पाकर वो कुछ पल को हैरान रह गई। फिर उसे याद आया कि अब यही उसका घर है,
तो वो उदास हो गई। फिर उसकी नज़र घड़ी पर गई तो वो एकदम से उछल गई। हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही और ये आदमी कहाँ चला गया? वो मुझे सार्थक के पास ले जाने वाला था, पर उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। वो बेड से उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और शमिता जी अंदर चली आई। गुड मॉर्निंग बेटा। शमिता जी ने उसके सर पर हाथ फेरा तो आकृति की आंखें भर आई। उसे शमिता जी से हमेशा से एक लगाव रहा है, क्योंकि एक वही तो है जो उसे माँ की तरह स्नेह करती थी, वरना तो सबके लिए वो बस एक बोझ ही थी। आकृति और आद्विक कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे, बल्कि काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो आद्विक कई बार अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आया था, जिस वजह से आकृति जल्दी ही उसे घुल मिल गई थी। वो जब यहाँ आती तब वो घंटा शमिता जी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें किया करती थी। शमिता जी को भी उसमें बेटी ही दिखाई देती थी। फिर जब आद्विक आकृति से शादी करके अपने घर आया तब शमिता जी की खुशी का ठिकाना ना था। बेटा नहाकर नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। सॉरी माँ, पता नहीं कैसी आँख ही नहीं खुली। वो सच में काफ़ी शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, और वैसे भी कल इतनी भाग दौड़ की थी, थक गई होगी, आराम भी तो जरूरी है। शमिता जी ने प्यार से कहा तो आकृति का मन भर आया कि कहाँ उसके अपने घर में होने पर भी उसे 2 पल के लिए आराम नहीं करने दिया जाता था, और यहाँ उसे इतने प्यार से पेश आ रहे हैं। अब फिर से क्या सोचने लगी? उसे सोच में गुम देकर शमिता जी ने उससे पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं माँ, वो आद्विक कहकर वो शांत हो गई। बेटा वो तो ऑफिस गया है, कोई ज़रूरी मीटिंग थी, आ जाएगा थोड़ी देर में, तब तक तुम तैयार हो जाओ, शमिता जी ने कहा। तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और बाथरूम में चले गए। शमिता जी भी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद उसे याद आया कि वो पहनेगी क्या, कपड़े तो हैं ही नहीं उसके पास। फिर कुछ सोचकर वो बाथरूम से निकली और आद्विक का बोर्ड खोलकर उसमें से एक टी शर्ट निकाली और तेजी से बाथरूम में घुस गई। आकृति वो आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब उसकी नज़र उसकी टी शर्ट पहने खड़ी आकृति पर गई। वो उसके घुटनों से ऊपर तक की थी। उस ढीली ढाली सी ब्लैक टी शर्ट में वो लड़की कहर ढा रही थी। आद्विक ने उसे देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उधर उसे देखकर आकृति ने घबराकर खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना, वापस कब आए? ऑफिस ही गया था, पर रास्ते में पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई है तो वापस आ गया। आद्विक दूसरी ओर पलट कर कहा। तो तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे? आकृति ने गुस्से से कहा। मुझे क्या पता तुम ऐसे घूम रही हो? आद्विक भी चिढ़ गया था। ऐसे से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास कपड़े नहीं थे इसीलिए ये पहन लिया, मुझे क्या पता था तुम नर पिशाच की तरह ऐसे घुसे चले आओगे? बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हो अब तुम? आद्विक ने हल्के गुस्से में कहा। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? ऐसे कौन आता है अचानक से? आकृति भी हार मानने वालों में से नहीं थे। तुम छोड़ो, तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हर बात में बहस करने लगती हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बहस करती हूँ? आकृति को गुस्सा आ गया था। मेरा मतलब ये नहीं है, बल्कि तुम सच में लड़ाका ही हो, समझी? आदमी पूरे मूड में था उसे परेशान करने के। तुम्हारा खून कर दूंगी मैं। आकृति दांत पीसते बोली। शादी के अगले ही दिन विधवा होने का प्लान है क्या? आद्विक ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी इस बात से आकृति के चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम शांत पड़ गई। आद्विक ने कोई आवाज नहीं सुनी तो हल्का सा घूम कर देखा तो आकृति उदासी किसी सोच में डूबी हुई थी। तब उसे ध्यान आया कि उसने क्या बोला है। कुछ देर बाद उसने अपना सर झटका और आकृति से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, थोड़ी देर बाद बाहर चलेंगे। उसने बस इतना ही कहा था। आद्विक ने कुछ देर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए अपने कपबोर्ड की ओर बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक पैकेट निकालकर आकृति की ओर बढ़ा दिया। आकृति ने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसमें पैकेट लेने का इशारा किया। आकृति ने वो पैकेट पकड़ा। आद्विक उसे जल्दी तैयार होने का बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। आकृति पर्दे के बाहर आई और जल्दी से अंदर से गेट बंद कर दिया। उसने वो पैकेट खोल कर देखा तो उसमें एक लाल और सफ़ेद रंग का प्यारा सा सूट था। आकृति वो सूट पहनकर तैयार ही हुई थी कि आद्विक ने दरवाज़ा खटखटाया। आकृति तुम तैयार हुई कि नहीं? बस आ रही हूँ, कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। चले
दोनों निकलने लगे कि आद्विक की नज़र उसकी सूनी मांग पर गई। उसकी नज़र फिसलते हुए उसके गले पर पहुंची तो आद्विक का मन घिन हो गया। उसने आकृति का हाथ पकड़ा और वापस अंदर ले आया। क्या कर रहे हो आद्विक? बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब आद्विक ने ड्रेसिंग से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर दिया, वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसके कुछ कहने से पहले ही उसने मंगलसूत्र भी उसके गले में बंद कर दिया था। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ को पड़ता है और माँ को इस बात का बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, समझी? आद्विक ने बिना उसकी ओर देखे कहा तो वो बस कह पाई। आद्विक भी आगे बिना कुछ बोले नीचे आ गया। चलती हूँ माँ, आकृति ने झुककर उसके पैर छू लिए। शमिता जी दोनों को साथ में देखकर बहुत ही खुश हुई और उन्होंने आकृति को आशीर्वाद दिया और बोली, चलती हूँ नहीं बोलते बेटा, जल्दी आती हूँ बोलते हैं। अब तो हमेशा यहीं रहना है तुम्हें, जल्दी आना, इंतजार करूंगी मैं। शमिता जी ने प्यार से उसके गाल छूकर कहा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकल गए। आद्विक ने गाड़ी एक छोटे से घर के सामने जाकर रोकी और दोनों घर के अंदर आ गए। दरवाजा खोलते एक 12-13 साल का बच्चा आकर आकृति से चिपक गया। दी आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रहा था, सार्थक उसे चिपकते हुए बोला। उसे देखकर आकृति रो पड़ी। पूरा दिन उसने कैसे बिताया था वो सिर्फ वही जानती थी। आखिर एक वही तो था उसके जीने का सहारा। उसे कुछ हो जाता तो उसका क्या होता? आकृति ने उसे कस के अपने सीने से लगा लिया और ना जाने कितनी बार उसके चेहरे को चूम लिया था उसने। दिया आप रो क्यों रही हो? अपनी बहन को रोता देखकर वो बच्चा भी परेशान हो गया था। अब मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, वरना तुम्हारी दी जी नहीं पाएगी। आकृति ने वापस से उसे गले लगा लिया था। पर दी मैं तो यहीं था, आप ही अपनी मीटिंग के लिए गए थे ना, बड़ी ने ही बताया था मुझे और आपने ही उन्हें बोला था कि वो मेरा ख्याल रखें। सार्थक ने आद्विक की ओर इशारा किया तो आकृति उसे देखने लगी। अच्छा चलो मेरे पास, तुम्हारे लिए कुछ है, आद्विक ने कहा तो सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी आओ, बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कहकर आद्विक सार्थक को लेकर वहाँ से बाहर की ओर चला गया। बाहर आकर आद्विक ने सार्थक को बहुत सारी चॉकलेट दी जिन्हें पाकर सार्थक बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर बाद आकृति बाहर आई। सार्थक को आद्विक के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर उसे बहुत सुकून मिला। आद्विक ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और दोनों को लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी आकृति के पापा के घर के बाहर आकर रुकी। हम यहाँ क्यों आए हैं? आकृति को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आद्विक इस तरह उसे यहाँ लेकर आ जाएगा। तुम्हारे पग फेरे की रस्म के लिए। आद्विक ने उसे नीचे उतरने का इशारा किया लेकिन उसने उतरने से मना कर दिया। वो कैसे जा सकती थी इस घर में? अपने पापा को क्या जवाब देगी और वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखकर कि उनकी बेटी ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली, और जब वो इस बारे में सवाल करेंगे तो वो क्या जवाब देगी? नहीं, वो घर नहीं जा सकती, वो नहीं जाएगी। आद्विक, नहीं मुझे घर नहीं जाना, वो घबराई सी बोली। क्यों? क्योंकि बोला ना मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती एक बार में? वो चीख पड़ी थी। आद्विक ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, हो गया ड्रामा, अब ये ड्रामा बंद करो और जल्दी गाड़ी से उतरो। पर आद्विक, उसने इतना ही कहा था कि आद्विक उसे घूरने लगा। उसे गुस्से में देखकर आकृति झट से गाड़ी से उतर गई। आद्विक आकृति और सार्थक के साथ आकृति के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने आकृति का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वहीं आकृति डर से बुरी तरह कांप रही थी। आद्विक ने डोर बेल बजाए। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। आकृति को देखते ही उनका मुंह बन गया था। उनकी नजर आकृति के हाथ पर गई जो आद्विक ने मजबूती से थामा हुआ था। उनके तन बदन में आग लग गई। आकृति अभी भी डर की वजह से कांप रही थी। आद्विक ने उसे देखा और उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, उसे ये यकीन दिलाने के लिए वो हमेशा उसके साथ है। और जब उनकी नजरें आकृति के गले में पड़े हुए मंगलसूत्र से होते हुए माथे पर सजे सिंदूर पर गई तो उनका गुस्सा तो मानो आसमान को छू गया। उनका गुस्सा आकृति को देखकर
बहुत बढ़ गया था। अरे सुनते हो, ये देखो तुम्हारी लाडली ने क्या गुल खिलाए हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इस लड़की ने। सुनंदा गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी थी। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अमर जी कमरे से बाहर आते हुए बोले, ये देखो अपनी लाडली की करतूत, बिना बताए बिहार रचा कर आई है ये लड़की। जीते जी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा इसने हमें। वो तो आप वैसे भी काबिल नहीं हो सासू माँ, आद्विक ने टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा। तो सुनंदा उसे गुस्से से घूरने लगी। अमर जी ने आकृति को देखा जो सिर झुका चुपचाप खड़ी थी। अमर जी उसे गुस्से से घूरते बोले, ये सब क्या है आकृति? उन्हें गुस्से में देखकर आकृति अंदर तक कांप गई। अमर जी ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया तो आकृति ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। सोचिएगा भी नहीं ससुर जी, अब वो आपकी बेटी आकृति मलिक नहीं है, मेरी पत्नी आकृति आद्विक सिंह शेखावत है। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोलकर देखा। आद्विक ने अमर जी की कलाई पकड़ी हुई थी और वो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। इस बदतमीज लड़के के लिए तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, आज से तू मर गई मेरे लिए। अमर जी गुस्से में बोले, मर तो ये दोनों आपके लिए उसी दिन गए थे जब आपने इन्हें इस औरत के हाथ में सौंपा था। आज आके उसका श्राद्ध भी कर दिया मिस्टर मलिक। आद्विक भी बेहद गुस्से में था। उसके गुस्से को देखकर एक बार को अमर जी भी डर गए थे। इसको एक बार आपसे मिलाने लाया था और शायद गलती कर दी मैंने, आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। चलो आकृति। आद्विक ने एक हाथ में उसका हाथ थामा और दूसरे से सार्थक का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाने लगा, लेकिन आकृति अपनी जगह से नहीं हिली। पापा पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा मैं आपकी बेटी हूँ ना पापा, प्लीज़। एक बार आकृति अमर जी के पैरों में गिर गई थी, लेकिन अमर जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। लेकर जाओ इस कलंक को मेरे सामने से और मैंने बेटे को यहीं छोड़ो। अमर जी ने सार्थक का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आपका बेटा? कौन सा बेटा? पिछले 2 दिन से वो कहाँ है, किस हाल में है? आपने एक बार भी कोशिश की जानने की तो अब उसे अपने पास रखने का हक भी खो चुकी हैं आप। आद्विक ने सार्थक को गाड़ी में बैठने को कहा। सार्थक जाकर गाड़ी में बैठ गया। आद्विक ने एक नज़र आकृति को देखा जो अपने पिता की बात सुनकर बदहवासी जमीन पर पड़ी थी। उसने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और गाड़ी की ओर लेकर बढ़ गया। सुनंदा और अमर जी बस उन्हें जाते देखते रह गए। वहीं आद्विक की गाड़ी को देखकर सुनंदा के मन में कुछ विचार चलने लगे। वो अमर जी को लेकर अंदर चली गई थी। सुनंदा जी के मन में पता नहीं इस समय क्या चल रहा था, जिसे सोचकर वो अमर जी को लेकर घर के अंदर चली गई। आद्विक आकृति और सार्थक को लेकर अपने घर आ गया। उन्हें इतनी जल्दी आया देखकर शमिता जी हैरान रह गई। वो कुछ सवाल करती और आकृति की हालत देखकर वो घबरा गई। वो दौड़कर आद्विक के पास आई। क्या हुआ इसे? तुम लोग तो इसके पापा के घर गए थे ना, फिर ये सब? शमिता जी घबरा कर बोली। बाद में बताता हूँ माँ, अभी उसे आराम करने दो, आद्विक ने कहा। तो शमिता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आद्विक ने आकृति की और पानी का गिलास बढ़ाया और वो जस की टस बैठी रही। उसके कानों में अमर जी के कई शब्द अब तक गूंज रहे थे। आद्विक ने शमिता जी की ओर देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर उसे शांत होने को कहा। शमिता जी उसके पास आकर बैठकर उसका सिर सहलाने लगी तो आकृति की तंद्रा टूटी। उसने भरी आंखों से उन्हें देखा। शमिता जी ने अपनी गोद की ओर इशारा किया। आकृति ने उनकी गोद में सर रख लिया। उनका ममताई में स्पर्श पाकर आकृति जल्दी नींद के आगोश में चली गई। उसके सो जाने के बाद शमिता जी बाहर आई और आद्विक से इस बारे में पूछा तो आद्विक ने उन्हें सब बताया जो वहाँ हुआ था। ये तो होना ही था बेटा, एक माँ बाप के लिए बेहद असहनीय होता है कि उनकी बेटी उन्हें बिना बताए किसी से शादी कर ले, वो भी उससे जिसे वो जानते तक नहीं है। तो बुरा तो लगता ही है। तुम दोनों को शादी से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, वो मान जाते। थोड़ी सी मेहनत के बाद शमिता जी ने एक बेटी के बाप का पक्ष रखा था। वो नहीं मानते माँ, उन्हें उसकी खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके जीने मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के बाद आकृति और सार्थक उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसके गुस्से को देखते हुए शमिता जी ने चुप रहना ही सही समझा। शाम तक आकृति काफ़ी बेहतर हो गई थी तो शमिता जी ने आद्विक से आकृति को बाहर ले आने को कहा। आद्विक ने भी हामी भर दी। आद्विक कमरे में आया तो देखा सार्थक
सार्थक और आकृति बातें कर रही हैं। उसे देखकर आकृति के चेहरे फिर फेर लिया, जो आदविक के दिल को छलनी कर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। हे चैम, चलो बाहर घूमने चलते हैं। आदविक सार्थक के पास बैठते हुए बोला। ओके जीजू, सार्थक ने कहा। तो दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। ये किसने बोला तुम्हें? आदविक ने पूछा। वो आंटी ने बताया कि आप दी के हस्बैंड हो तो आप मेरे जीजू हुए, इसीलिए मैं आज से आपको जीजू ही बुलाऊंगा। सार्थक खुश होते बोला। वहीं आदविक के लिए खुद का हस्बैंड शब्द सुनकर आकृति के मन में नफरत पनपने लगी। उसने नफरत से आदविक को देखा और फिर चेहरा घुमा लिया। आदविक ने उसे ऐसा करते देख लिया था और कुछ कहा नहीं। चले चैम, आदविक ने आकृति की ओर इशारा किया तो सार्थक आकृति के चलने की जिद करने लगा। मन मारकर आकृति को भी हाँ करना पड़ा। तीनों शमिता जी को बोलकर घूमने निकल गए। आदविक ने गाड़ी एक शॉपिंग सेंटर के बाहर रोकी और तीनों अंदर आ गए। तुम अपने कपड़े सिलेक्ट कर लो, तब तक मैं चैम के लिए ले लेता हूँ, आदविक ने कहा। तो आकृति बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। आदविक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर समर्थ को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। आकृति अपने लिए कपड़े देख रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। आकृति अपने लिए कपड़े देख ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया था। वो घबराकर चीखने को हुई, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबा दी। आंखें खोलो रीति, मैं हूँ। आवाज सुनकर आकृति ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो एकदम से उसके सीने से लगे। प्रतीक, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। आकृति उसके सीने से लगे रोते हुए बोली, लेकिन प्रतीक के हाथ उसे अपने आगोश में लेने के लिए नहीं उठे। वो ऐसे ही जस का तस खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने धक्का देकर आकृति को खुद से दूर कर दिया। आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा रीति? क्यों? मेरे होते हुए तुमने उस आदविक से शादी कर ली? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे? वो सारे वादे कसमें सब कैसे भूल सकती हो तुम? कैसे? वो आकृति को उसके कंधों से पकड़कर झकझोरते बोला। प्रतीक, मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसने मजबूर किया था मुझे, आकृति रोते बोली। आकृति की आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे प्यार को, हमारे रिश्ते को ठुकराकर उससे रिश्ता जोड़ लिया? प्रतीक अभी भी बेहद गुस्से में था। उसने सार्थक को किडनैप कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सार्थक को। मैं ये कैसे होने दे सकती थी प्रतीक? एक सार्थक ही तो है मेरे जीने का सहारा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर ही जाती। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं बेवफा भी नहीं हूँ। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे ही करती रहूंगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। कहते कहते वो रो पड़ी थी। उसे देखकर प्रतीक भी कुछ नरम पड़ गया था। मैं जानता हूँ रीति, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पर मैं क्या करूँ रीति? मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो, जैसे जैसे किसी ने यहाँ खंजर घोंप दिया हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना रीति। प्रतीक की आंखों में भी नमी उतर आई थी। उसकी बात सुनकर आकृति उसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी प्रतीक, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना प्रतीक? प्रतीक ने पूछा। खुद से भी ज़्यादा। आकृति ने उसके सीने से सिर लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक ने उसके आंसू पहुँचते हुए कहा। तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जाओ, बहुत देर हो गई है। आदविक को तुम वहाँ नहीं मिली तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तू यहाँ जरूर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ से ही कहीं गया ही नहीं था। आदविक ने वहाँ आते हुए कहा। तो उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया था। आदविक को देखकर दोनों आदविक को देखने लगे थे। आदविक ने आकृति का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींचा तो वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। आदविक उसे कंधे से पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, अब तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है, और ये बात मुझे दोबारा ना बतानी पड़े, ओके? आकृति ने उसके गुस्से से डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं प्रतीक आदविक को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, लेकिन आदविक को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था।
उसके होठों पर तो अभी भी एक व्यंग वाली मुस्कान चिपकी हुई थी, जो प्रतीक के गुस्से को और हवा दे रही थी। ये तूने सही नहीं किया आद्विक, प्रतीक गुस्से में चिल्लाते बोला। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ब्रो। और लव तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन वॉर तो है ना। और वैसे भी तुम्हें चैलेंज किया था मैंने कि आकृति को अपना बनाकर रहूँगा किसी भी कीमत पर, और तो कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सी, वो अब मेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। उसके माथे पर सजा मेरे नाम का सिंदूर, उसके गले में पड़ा मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र, उसके हाथों का चूड़ा, सब कुछ गवाह है कि वो अब मेरी है, सिर्फ मेरी। कहते हुए आद्विक ने आकृति को खुद से सटा लिया था। उसकी बातें सुनकर आकृति को उससे और ज़्यादा नफरत होने लगी थी। सिर्फ उसे पाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कितना मानती थी वो उसे, अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था उसे, और उसने उसके साथ इतना गलत किया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आद्विक, प्रतीक गुस्से में उबल पड़ा था। फिलहाल तो तू मेरा रास्ता छोड़, मुझे अपनी बीवी को शॉपिंग करानी है। कहते हुए आद्विक ने प्रतीक को साइड किया और आगे बढ़ गया। और हाँ, आगे से मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैरों का साइज छोटा करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। और तू जानता है, आद्विक सिंह शेखावत सिर्फ कहता ही नहीं है, कर देता है। कहकर वो प्रतीक को घूरते वहां से निकल गया और प्रतीक को गुस्से में दांत पीस कर रह गया। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? आद्विक ने आकृति से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आद्विक ने एक गहरी सांस ली और वहां से गर्ल्स वॉशरूम में चला गया। करीब आधा घंटे बाद उसके हाथ में 8-9 शॉपिंग बैग से उसने वो सब जाकर काउंटर पर रख दिए और वजन से दूसरी ओर चला गया। सार्थक भी अपनी शॉपिंग कर चुका था, उसने उसके बैग्स भी काउंटर पर पहुंचा दिया। उसने शमिता जी के लिए भी कुछ कपड़े लिए और उनका पेमेंट करके आकृति और सार्थक को लेकर बाहर आ गया था। रात हो चुकी थी और सबको भूख भी लगी थी। आद्विक ने एक होटल से खाना और सार्थक की फरमाइश पर आइसक्रीम पैक कराया और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर सबने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद सार्थक ने सबको हॉल में ही रोक लिया और अपनी शॉपिंग दिखाने लगा। आद्विक को कुछ काम था तो वो उठकर अपने कमरे में चला गया। वो खुश होकर हर चीज के बारे में बता रहा था। आकृति ने महसूस किया वो शायद ही इतना खुश कभी हुआ होगा। उसके पार्ट टाइम जॉब से सार्थक की स्कूल की फीस और उनकी ज़रूरतें की बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। ऐसा नहीं था उसके पापा उनके खर्चे के पैसे नहीं देते थे, पर वो पैसे हमेशा उसकी सौतेली माँ के हाथ में होते थे और वो सब कुछ अपने पास रख लेती थी। कभी भी अपने मन का कुछ करने की इजाज़त ही कहाँ थी उन्हें। आज इतना सब कुछ अपनी पसंद का पाकर सार्थक बहुत खुश था और आकृति उसकी खुशी में खुश थी। काफ़ी रात होने पर आकृति कमरे में आई तो देखा आद्विक पहले से ही सो चुका था। उसे सोता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और आकर अपनी साइड लेट गई। उसके सो जाने के बाद आद्विक ने आंखें खोली और निहारने लगा। एक यही तो वक्त होता था उसके पास जब वो उस लड़की को अपने इतने करीब देख सकता था, बिना किसी रोक टोक के। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जहाँ सार्थक आद्विक और शमिता जी के साथ सहज हो गया था, वहीं आकृति अभी भी आद्विक से ठीक से बात नहीं करती थी, पर वो चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही थी। वो इतने समय बाद भी आकृति उसे समझ नहीं पाई। आद्विक कभी तो उसके साथ प्यार से पेश आता कि उस पर गुस्सा करने के बाद आकृति को बुरा लगता, और कभी ऐसी हरकत कर देता कि उसका मन घिन हो जाता। वो इस इंसान को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इस चीज़ से एक बात अच्छी हुई थी कि आकृति को आद्विक की आदत लग चुकी थी। फिर चाहे वो रात को बिस्तर पर अपनी जगह से खिसक कर आद्विक के सीने पर सर रख कर सोना हो, या फिर उसके सिंदूर लगाना भूल जाने पर रोज अपने हाथों से उसकी मांग भरना हो, या फिर शमिता जी की खुशी के लिए रोज रात को देर तक जाग कर आद्विक का इंतजार करना हो। उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, या कहें कि उसे अब ये सब बुरा नहीं लगता था, या शायद अच्छा लगने लगा था। इस बीच शमिता जी ने आद्विक आकृति की एक शादी की एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी थी। शहर का हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन, नेता, मीडिया उस पार्टी में शामिल था। होता भी क्यों ना, शहर के टॉप होटल का मालिक था वो। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया था उसने। उस दिन के बाद प्रतीक ने आकृति से कई बार मिलने की कोशिश की, पर आद्विक के रहते ये मुमकिन नहीं हो पाया। एक दिन सुबह सुबह आद्विक ऑफिस चला गया था और आकृति अपने कमरे को सही कर रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ
आवाज़ें आई। वो अपना काम छोड़कर नीचे आए तो देखा उसकी सौतेली माँ अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ थी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? आकृति काफ़ी हैरान थी उन्हें यहाँ आने से। अरे मेरी बच्ची, ससुराल आकर तो तू अपनी माँ को भूल ही गई। तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आई। सुनंदा ने आकृति को कस के गले लगा लिया था। क्या कर रही हैं आप? दम घुट रहा है मेरा। आकृति उनसे छूटने की कोशिश करते बोली, तुम्हें पता है जब से तुम आई हो संस्कार ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। अपनी बातों में हद से ज़्यादा चाशनी घोलते बोली, दिख रहा है। आकृति उनके पीछे झांकते हुए कहा। जहाँ एक 10-11 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल से फल उठाकर खा रहा था, सुनंदा पीछे घूमकर संस्कार को गुस्से से घूरने लगी। कौन है बेटा? शमिता जी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे समधन जी, मैं हूँ, आपकी इकलौती समधन। सुनंदा उनके गले लगते हुए बोली, जी खुशी हुई आपसे मिलकर। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। असल में तो खींच हो रही थी उन्हें उनसे इस तरह से चिपकने से। दी, आद्विक जी कहाँ है? आकृति की सौतेली बहन काम्या ने मुस्कुराते पूछा। जीजू, जीजू हैं वो तुम्हारे? तो जरा अदब से बात करो, समझी? आकृति ने दो टोका तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। जिस लड़की की उनके सामने जबान तक नहीं खुलती थी, वो शादी के महीने भर बाद ही ऐसे सामने से जवाब दे रही थी। सुनंदा ने काम्या को इशारा किया तो वो मुस्कुरा कर कहा, ओ सॉरी दी, जीजू कहाँ है? ऑफिस गए हैं। आकृति ने कहा। कब तक आएंगे? काम्या तुरंत बोली, तुम्हारे जाने के बाद। आकृति ने जवाब दिया तो दोनों माँ बेटी खिसिया गई और शमिता जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। आइए बहन जी बैठिए ना। शमिता जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो दोनों लपक कर नरम मुलायम सोफे पर पसर गई। शमिता जी ने आकृति को इशारा किया तो वो किचन में चली गई। कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? शमिता जी ने औपचारिकतावश पूछा। कुछ नहीं समझन जी, बस आप सबसे मिलने का मन था तो आ गए। सुनंदा ने खिसियाते हुए निपोरते हुए कहा। जी बहुत अच्छा किया। सुनंदा और उसकी बेटी पूरे घर को देख रही थी। हर चीज़ इम्पोर्टेंट थी। सब सामान देखने से काफ़ी महंगा लग रहा था और उस महंगे सामान को देखकर दोनों माँ बेटी की लार टपक रही थी। कुछ देर बाद आकृति नौकर के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई। तीनों माँ बेटी बेटे ने जमकर सब ठूसा। अब आपको जाना चाहिए, पापा घर आ गए होंगे, आकृति ने कहा तो तीनों मन मारकर जाने के लिए तैयार हो गई। शमिता जी उन्हें भेंट देने लगी तो आकृति ने ये कहकर मना कर दिया कि वो लोग बेटी के घर से कुछ नहीं लेकर जाते। ऐसी परंपरा है उनके परिवार में। मजबूरी में उन्हें आकृति की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा और मन महसूस कर वहाँ से जाना पड़ा। रात को आद्विक घर आया तो देखा आकृति डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए सो रही थी। शायद उसका इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। उसे देखकर आद्विक के होठों पर मुस्कान फैल गई। वो बिना आवाज़ के अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। फिर चुपचाप किचन में जाकर खाना गर्म करके बाहर ले आया। आकृति उठो, उसने उसे कंधे से पकड़कर हल्का सा हिलाया तो आकृति ने आंखें खोलकर उसे देखा। सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसे सो गई। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आकृति उठते बोली। आद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और वापस बैठाकर बोला, यहाँ बैठो चुपचाप। मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों तलाशती रहती हो तुम? डर लगता है मुझसे? नहीं तो मैं क्यों डरने लगी तुमसे? आकृति पाने चेहरे पर उभरी घबराहट को छिपाते हुए बोली। तो फिर भागती क्यों रहती हो मुझसे? आद्विक ने फिर पूछा। मैं खाना लेने जा रही थी। आकृति बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। आद्विक का इस तरह प्यार से बात करना उसके मन में डर पैदा कर रहा था। खाना ले आया हूँ मैं, ये देखो। आद्विक ने प्लेट की ओर इशारा किया तो आकृति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तुमने खाया? ये लो, मेरे हाथ से भी खाओ, आद्विक ने प्यार से कहा तो वो मना नहीं कर पाई। उसने उसके हाथ से एक निवाला खा लिया। तो क्या किया आज पूरा दिन? आद्विक ने बड़े ही प्यार से पूछा तो उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार, तब जब किसी ने उससे उसके बारे में पूछा था, वरना तो किसी को उससे कभी कोई मतलब ही नहीं था आज तक। शायद प्रतीक ने भी कभी आराम से बैठकर ये नहीं पूछा था कि उसका दिन कैसा गया, वो ठीक है ना, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। वो बस आता और अपनी सुनाकर चला जाता। उसका जब मन होता था
तब वो उसके साथ टाइम बिताता, वरना तो पूरा पूरा दिन कॉल भी नहीं करता था। पापा की बीवी आई थी, अपने बच्चों के साथ। आकृति के लहजे में कड़वाहट पसर गई थी। वैसे एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, आद्विक ने कहा तो आकृति उत्सुकता से उसे देखने लगी। देखो, तुम चाहे कितनी भी बदतमीज हो, कितनी भी लड़ाका हो, पर एक बात तो है, खाना बहुत टेस्टी बनाती हो, कसम से। आकृति जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, ये सब सुनकर उसने गुस्से में एक घूंसा आद्विक के कंधे पर जमा दिया। जालिम बीवी, आद्विक अपना कंधा सहलाते बोला। तुम ना दोस्तों बहुत ज़्यादा। आकृति चिढ़ते बोली। अच्छा सॉरी सॉरी, बट सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हो तुम, सच बोल रहा हूँ मैं, आद्विक ने दोबारा कहा। तो आकृति खुश हो गई। अरे खाने से याद आया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था मेरे पास। क्या? आकृति जल्दी से बोली। कमरे में चलो बताता हूँ, आद्विक ने कहा। तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो आद्विक को घूरने लगी। अरे पागल औरत, कमरे में रखा हुआ है तुम्हारा सरप्राइज, क्या हर टाइम दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, आद्विक ने कहा। तो आकृति ने झेप कर अपना चेहरा घुमा लिया। मैं बर्तन रख कर आती हूँ, कहकर वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। आद्विक भी हंसते हुए अपने कमरे में आ गया था। तुम्हारी चाय, आकृति ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आद्विक को आदत थी सोने से पहले चाय पीने की, और उसके साथ रहते रहते आकृति को भी ये आदत लग गई थी। आद्विक ने कप उठाते हुए एक एनवलप उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति ने वो एनवलप खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो खुशी से आद्विक के गले लगी। आद्विक ने जैसे वो एनवलप आकृति की ओर बढ़ाया, आकृति की आंखें वो एनवलप देखकर हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो खुशी से आद्विक के गले लग गई। उसके अचानक से गले लगने से आद्विक शॉक रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों पर मुस्कान उतर आए। उसने आकृति को अपनी बाहों में कसने के लिए हाथ उठाए, पर फिर कुछ सोचकर वापस नीचे कर लिए और शांत खड़ा रहकर उसके एहसास को अपने भीतर समाने लगा। थोड़ी देर बाद आकृति को एहसास हुआ कि वो आद्विक के गले लगी हुई है, तो वो झेपते उससे दूर हट गई। सॉरी, वो अचानक से सॉरी, वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये हक है तुम्हारा, आद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आकृति उसे देखती रह गई। ये बताओ, पसंद आया सरप्राइज? आद्विक उसकी झेप मिटाते हुए बोला। बहुत 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 ज़्यादा। तुम्हें पता है, मेरा कब से सपना था कि मैं एक फेमस शेफ बनूं। थैंक यू सो मच, यू नो यू आर द बेस्ट, आकृति ने उस फॉर्म को देखते हुए कहा। यस आई नो, आद्विक हंसकर बोला। तो आकृति भी हंस पड़ी। पर तुम्हें कैसे पता इस बारे में? इस बारे में तो मैंने बस, कहते कहते वो शांत हो गई। एक बार तुमने ही तो बताया था, आद्विक मुस्कुराते हुए बोला। मैंने कब? अरे वो तो मैंने ऐसी बातों बातों में बोल दिया था, तुम्हें वो भी याद था? आकृति काफ़ी हैरान थी। तुम्हारी कही कोई बात कभी भूला हूँ क्या मैं, जो ये भूल जाता, आद्विक ने कहा। तो आकृति सोच में पड़ गई। उसकी सालों पहले मजाक में कही गई बात भी उसे आज तक याद थी, यहाँ तक कि वो उसके सपनों को पूरा भी करना चाहता था। उसने एक बार प्रतीक से इस बारे में जिक्र किया था और उसने ये कहकर टाल दिया था कि ये उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है कमाने के लिए, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि आकृति बाहर जाकर काम करे। आकृति ने चाहते हुए भी आद्विक और प्रतीक को कंपेयर करने लगी थी, जिसमें हर कसौटी पर आद्विक ही खरा उतरा था। आद्विक हर चीज़ में प्रतीक से बेहतर था, पर उसने गलत किया था उसके साथ, उसे उसके प्यार से दूर करके। आकृति के अंतर मन से आवाज आई। उसका मन कड़वा हो गया। तुम फिर कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? आद्विक ने उसे पुकारा तो वो वर्तमान में लौटी। नहीं, कुछ भी तो नहीं, मेरे बारे में सोच रही थी ना? मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास, आद्विक ने शरारत से कहा। तो आकृति उसे घूरने लगी। हाय, कितने प्यार से देखती हो तुम, इंसान को हार्ट अटैक आ जाए खुशी से, पर मुझ पर रहम करो, मेरे मासूम से दिल पर तरस खाओ, अभी इसको अटैक की कोई जरूरत नहीं है, आद्विक नौटंकी करते हुए बोला। तो आकृति को हंसी आ गई। सच में दुष्ट हो तुम, वो भी बड़े वाले, आकृति हंसते बोले। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा
मारा ही हूँ। अब इस दुष्ट को पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा तुम्हें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आद्विक सरगोशी से बोला तो वह आकृति उसके कंधे पर मारकर बोली, सो जाओ चुपचाप, आए बड़े दुष्ट कहीं के। आद्विक को 5 मिनट नहीं लगे थे उसका मूड ठीक करने में। हर बार ऐसा ही होता, जब भी आकृति उदास होती आद्विक ऐसी ऊट पटांग बातें करके उसका मूड ठीक कर देता था। अच्छा बताओ, कल आ रही हो ना टेस्ट देने के लिए? आद्विक ने हंसते हुए कहा। आकृति ने उसे देखा तो बोला, अरे देखो, बेशक तुम मेरी बीवी हो, पर मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ, तो किसी के साथ गलत ना हो, इसीलिए टेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो कल रेडी रहना, ओके? आद्विक ने कहा तो आकृति हल्का सा मुस्कुरा दी और उसे गुड नाइट बोलकर लेट गई। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में समा गए। अगले दिन आद्विक आकृति को लेकर अपने होटल चला गया। वो काफ़ी खुश थी आज, आखिर उसका बचपन का सपना पूरा होने से सिर्फ एक कदम ही दूर थी वो। आद्विक ने उसका हाथ थामा और अंदर आ गया जहाँ कुकिंग कंपटीशन चल रहा था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है और साल की तरह इस साल भी एक एंड मोमेंट एंट्री होने वाली है और वो कंटेस्ट है मिसेस आकृतिक आद्विक सिंह शेखावत। आद्विक ने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि सब जानते थे कि आद्विक की शादी आकृति से हुई है, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके आकृतिक आद्विक सिंह शेखावत बुलाने पर आद्विक ने आकृति का नाम पुकारा तो आकृति उसके पीछे से निकलकर सामने आई। एक नीले रंग की साड़ी में सिंपल से लुक में कह ढा रही थी वो। वहाँ मौजूद हर लड़के की नज़र उस पर जमी हुई थी। उन्हें आद्विक से जलन हो रही थी और लड़कियों की भी, उन्हें भी आकृति से जलन हो रही थी। आखिर ज़्यादातर सोच कर आई थी कि इस कंपटीशन के बहाने वो आद्विक के करीब आएंगी, पर आकृति ने आकर सबके सपनों पर पानी फेर दिया। सो गाइस, ये है नई कंटेस्ट है, आद्विक ने आकृति को देखते हुए कहा। पर मिस्टर शेखावत, ऐसे तो बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक कंटेस्ट ने कहा। जो नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं इस बार जज पैनल में नहीं हूँ, मेरा कोई भी फैसला माने नहीं होगा, तो जजेस को जो बेस्ट लगेगा वही होगा टेस्ट का विनर। और कोई क्वेश्चन? आद्विक ने कहा तो सबने नामे सिर हिला दिया। वहीं आकृति एक बार फिर से सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी है क्या, कभी इतना बुरा कि कोई नफरत करने पर मजबूर हो जाए, तो कभी इतना अच्छा कि कोई चाहकर भी इससे नफरत ना कर पाए। आखिर है क्या ये, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान? ऑल द बेस्ट। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। उसने आद्विक को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वहीं पास खड़े फोटोग्राफर ने इस मोमेंट को तस्वीर में कैद कर लिया। आखिर उन्हें भी तो अपने चैनल के लिए कुछ मसाला चाहिए था। आद्विक ने दोबारा उसे ऑल द बेस्ट बोला और आगे जाने को कहा। आकृति उसे थैंक यू बोलकर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। आद्विक ने उसे थम्स अप का इशारा किया तो आकृति मुस्कुरा उठी। आद्विक ने उसे एक और बार ऑल द बेस्ट बोला और आगे जाने को कहा। आकृति आज बहुत ही खुश थी। आद्विक ने उसे थम्स अप का इशारा किया तो आकृति मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर में फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। सभी को आधे घंटे का टाइम दिया गया था और हर कोई अपनी पसंद की कोई भी डिश बना सकता था। सब जल्दी जल्दी अपना टास्क पूरा करने में लग गए। ये पूरा कंपटीशन लाइव शो किया जा रहा था। आद्विक ऑडियंस सेक्शन में बैठा मुकाबले का लुत्फ उठा रहा था, साथ ही उसकी नज़रें बराबर आकृति पर बनी हुई थी। बीच बीच में आकृति भी नज़रें उठाकर उसे देख लेती। बदले में आद्विक अपनी मुस्कुराहट उसकी ओर उछाल देता और आकृति झेप कर वापस अपने काम में जुट जाती। उसकी इस हरकत पर आद्विक फिर से खुलकर मुस्कुरा उठता। सभी बड़ी तल्लीनता से खाना बनाने में जुटे हुए थे। बीच बीच में जजेस अपनी जगह से उठकर सभी कंटेस्ट के पास जाकर चेक कराते कि वो लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली 10 मिनट लेफ्ट, एंकर ने कहा। सब और तेजी से अपने हाथ चलाने लगे। कुछ देर बाद आकृति ने प्लेटिंग शुरू की और जल्दी खत्म करके शांत खड़ी हो गई और आद्विक की ओर देखा। आद्विक ने इशारे में पूछा तो उसने पलके झपकाकर हाँ में गर्दन हिला दी तो आद्विक के होठों पर हंसी खेल गई। ओके, टाइम्स अप, एंकर ने कहा तो सबके हाथ रुक गए। ज़्यादातर ने अपना काम खत्म कर लिया था। कुछ थे जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो लोग फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो गए थे। जजेस ने सबको अपनी अपनी डिशेज लाने को कहा। एक एक करके सब अपनी अपनी डिश प्रेजेंट करने लगे। सबसे आखिर में आकृति अपनी डिश को लेकर आई और प्लेट को टेबल पर रखकर खड़ी हो गई।
लुकिंग डिलीशियस। सो मिसेस शेखावत, आपने क्या बनाया है? एक जज ने पूछा। सर, मैंने तवा भिंडी, रोटी और ब्रेड खीर बनाई है, आकृति ने जवाब दिया। कोई खास वजह ये बनाने की? दूसरे जज ने पूछा। जी, ये खाना अक्सर मेरी माँ बनाया करती थी। मेरी माँ का पसंदीदा खाना था और मैं अपनी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण दिन पर उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी। बस इसीलिए मैंने ये बनाया, आकृति ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके जवाब से सभी जज काफ़ी प्रभावित नजर आए। बातें तो काफ़ी अच्छी करती हैं आप, अब देखते हैं खाना भी अच्छा बनाती हैं कि नहीं, एक जज ने कहा। तो आकृति की घबराहट पड़ गई। उसने आदमी की ओर देखा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। एक जज ने एक और तोड़कर खाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, पर किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनके ऐसे एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर उसे और ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। ओके, इट्स टाइम फॉर रिजल्ट, एंकर ने कहा। तो सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसा कि आप सभी ने बहुत मेहनत करके एक से बढ़कर एक डिशेज बनाई है जो वाकई बेहतरीन थी, मगर अगले राउंड के लिए हम सिर्फ 6 कंटेस्टेंट चाहिए। तो अगले राउंड में जाने वाले हैं नवीन शर्मा, अरमान मिश्रा, वर्षा सिंह, सना खान, सिद्धार्थ सक्सेना एंड लास्ट। कहकर जज शांत हो गए। आकृति और आद्विक दोनों के ही दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। ना जाने जजेस क्या फैसला लेने वाले थे। और मिसेस आकृति आद्विक सिंह शेखावत। जज ने जैसे ही आकृति का नाम लिया, आद्विक खुशी से उछल पड़ा। वहीं आकृति एक जगह जड़ हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। वो अगले राउंड में जा चुकी थी। इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस शेखावत, एक जज ने उसके और हाथ बढ़ाया तो वो जैसे नींद से जागी। उसने जज से हाथ मिलाया और उन्हें थैंक यू बोला। जज सबको अगले राउंड के लिए तैयार रहने के लिए वहां से चले गए। सबके जाने के बाद आद्विक आकृति के पास आया और उसे बधाई दी। धीरे धीरे सभी राउंड पूरे हुए और फर्स्ट राउंड की तरह हर राउंड की विनर आकृति ही थी। रूल के मुताबिक आकृति को 2 लाख रुपए और आद्विक के होटल में ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो बहुत खुश थी और उससे भी ज़्यादा खुश था आद्विक। खुश हो? आद्विक ने पूछा। बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, आकृति मुस्कुराई। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए, आद्विक मुस्कुराते बोला। क्या क्या चाहिए तुम्हें? आकृति ने घबराते पूछा। आद्विक ने कुछ पल उसे गहरी नज़र से देखा और फिर बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आद्विक की बात सुनकर आकृति ने उसे देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे ही देख रही थी। अचानक से उसके मन में एक सवाल कौंधा, दोस्त? क्या हम सच में अब दोस्त भी नहीं रहे? हाँ, उसने खुद ही तो दोस्ती खत्म कर दी थी। बिल्कुल सही कहा था तूने, तुझे तेरे प्यार से दूर किया था उसने, उसके लिए यही सजा है। उसके दिमाग से आवाज़ है, पर उसने हमेशा तेरा और तेरे भाई का ख्याल रखा है। कभी तुझ पर अपना कोई फैसला नहीं थोपा और तो और तेरा सपना तक सच कर रहा है वो। इतना सब करने के बाद क्या वो एक मौका डिजर्व नहीं करता? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसे दोस्ती भी वापस नहीं मिल सकती? उसके दिल ने कहा, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी इस फैसले के साथ। दिमाग ने अपनी दलील दी, इस इंसान के साथ रहते दुखी कब हुई थी? दिल ने फिर कहा, तू प्रतीक से प्यार करती है, इससे दोस्ती करके तू क्या उसके साथ गलत नहीं कर रही? वो उम्मीद पाले बैठा होगा कि तो वापस उसके पास आएगी। दिमाग ने फिर कहा, क्या तू भी अब उसके पास वापस जाने की उम्मीद पाले बैठी है? पिछले 1 महीने में कितनी बार तुझे प्रतीक की याद आई? कितनी बार आद्विक को तेरे जहन से निकाल कर प्रतीक ने जगह बनाई है? दिल ने कहा। तो आकृति का दिमाग शांत पड़ गया। सही ही तो है, इन दिनों मुश्किल से 1-2 बार प्रतीक उसके जहन में आया था, वो भी तब जब वो अकेली हो। आद्विक के साथ रहते वो चाह कर भी किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाती। अरे तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? जवाब दो ना मेरे सवाल का। आद्विक की आवाज़ सुनकर आकृति जैसे नींद से जागी। फ्रेंड्स, आकृति ने आद्विक की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा तो आद्विक की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने जल्दी से आकृति का हाथ थाम लिया। तो चलो अपनी दोस्ती की शुरुआत कुछ खाकर करते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे, आद्विक ने मुंह बनाकर कहा। तो आकृति की हंसी छूट गई। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से, आकृति ने कहा। तो आद्विक खुश हो गया। चले, आद्विक ने अपना हाथ आकृति की ओर बढ़ाया तो उसने कुछ सोचकर अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया। आद्विक ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया
और दोनों वहाँ से निकल गए। क्या खाना पसंद करोगे? आकृति ने पूछा। दोनों इस वक्त एक पंजाबी ढाबे पर बैठे हुए थे, क्योंकि दोनों को ही किसी महंगे रेस्तरां से ज़्यादा ढाबे का खाना पसंद था। आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाते हैं, आद्विक ने कहा। तो आकृति उसे देखती रह गई। एक बार फिर से उसका दिमाग प्रतीक और आद्विक को कंपेयर करने लगा था, और इस बार भी हमेशा की तरह आद्विक ही बेहतर था हर तरह से। प्रतीक ने कभी उसकी पसंद को तवज्जो नहीं दी थी। उसे सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए होता था, फिर चाहे वो खाना हो, कहीं घूमने जाना हो, यहाँ तक कि आकृति कब कैसे कपड़े पहनेगी, सब कुछ प्रतीक ही तय करता था। तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? आकृति अचानक से नींद से जागी। ऑर्डर दो। कब से खड़े हैं ये? आद्विक ने पास खड़े लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। आकृति ने खुद को शांत किया और खाने का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद खाना उनके टेबल पर था। खाना खाने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में आद्विक ने सार्थक के लिए कुछ चॉकलेट और एक फैमिली पैक आइसक्रीम का बॉक्स लिया। घर पहुंचकर आद्विक ने चॉकलेट सार्थक को दी, जिन्हें पाकर सार्थक खुशी से झूम उठा। आद्विक आइसक्रीम शमिता जी को पकड़ाकर रूम में चला गया। मुबारक हो बेटा, आखिर आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ। शमिता जी ने उसका माथा चूम कर कहा, तो वो भावुक होकर उनके गले लग गई। कुछ देर बाद आद्विक नीचे आया और सब बातें करते हुए आइसक्रीम का लुत्फ उठाने लगे। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह आद्विक होटल के लिए निकल रहा था। आकृति अभी कुछ दिन बाद ज्वाइन करने वाली थी, तभी आद्विक का फोन बजा। हे परी, क्या बात है? आज तो बड़े लोगों ने याद किया है, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आद्विक ने हंसकर कहा, छोटे लोग तो याद करते नहीं, तो सोचा हम ही कर लेते हैं। सामने से किसी लड़की की आवाज़ है। तू कभी नहीं सुधर सकती ना? आद्विक बोला। कभी नहीं। अच्छा बता, क्यों कॉल किया था? आद्विक ने पूछा। आद्विक ने उससे दोबारा पूछा। अच्छा एक बात बता, तूने कॉल किया क्यों था? यार कॉलेज में एक गेट टुगेदर रखा है, सब आएंगे, तू भी आना ना आकृति के साथ, परिधि ने कहा। तो आद्विक शांत पड़ गया। क्या हुआ? मैं आकृति से पता करके बताता हूँ। मतलब तू जानती है ना, तो शायद वो ना जा पाए, आद्विक ने शांति से कहा। आदि तेरे और आकृति के भी सब ठीक है ना? मतलब जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों खुश हो ना? और आकृति उसने सब एक्सेप्ट कर लिया है ना? परिधि दोनों के बारे में सब जानती थी, वो आद्विक की बेस्ट फ्रेंड थी। आद्विक कभी उसे कुछ नहीं छिपाता था, इसीलिए उसे फिक्र हो रही थी। हाँ सब ठीक है, और नहीं भी होगा तो भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ से तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। उस प्रतीक के पास तो बिल्कुल नहीं। उसे वापस भेजने के लिए शादी नहीं की थी उससे। एक ना एक दिन वो उसे भूल भी जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मेरे साथ खुश रहने लगी है, जल्दी ही मुझे अपना भी लेगी, आद्विक ने बिना किसी भाव के कहा। वो बात करते हुए जैसे ही पलटा तो उसकी नज़र गेट पर पड़ी। आकृति पर गई, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। आकृति, अच्छा हुआ तुम आ गई, ये लो परी का फ़ोन है, बात करो। उसे देखकर आद्विक ने बात बदल दी। वहीं परी का नाम सुनकर ना जाने क्यों आकृति का मन घिन हो गया। उसने भारी मन से फ़ोन पकड़ लिया। हेलो, हे आकृति, कैसी हो तुम? परिधि ने प्यार से पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आकृति ने जवाब दिया। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर परिधि ने दोनों को जरूर आने का बोलकर कॉल कट कर दिया। आकृति, वो रेडी हो जाऊंगी मैं टाइम से, कहकर वो बाहर निकल गई। आद्विक उसे जाते हुए देखता रह गया। वो जानता था कि आकृति ने उसकी बात सुन ली थी। उसने मिरर में आकृति को आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर वो सब बोला था, क्योंकि वो जानता था कि आकृति वहाँ जाने के लिए कभी नहीं मानेगी, इसीलिए उसने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया था। आद्विक हल्का सा मुस्कुराकर रूम से निकल गया, फिर वापस आकर चिल्लाया, आकृति मेरी वॉच कहाँ है? आकृति नीचे किचन में खाना बना रही थी। आद्विक की आवाज़ सुनकर उसे चिढ़ मच गई थी, लेकिन शमिता जी को देखकर वो शांत पड़ गई। मैं आती हूँ माँ, आकृति ने कहा। तो शमिता जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आकृति कमरे में आई और बेड पर पड़ी घड़ी, रुमाल, फाइल सब आद्विक के हाथ में पकड़ा दिया और बाहर निकलने लगी। आकृति, आद्विक ने फिर से उसे पुकारा। अब क्या है? उसने पलट कर कहा। ये आद्विक ने अपने हाथ में पकड़ा बटन दिखाते हुए कहा। उसे देखकर आकृति का गुस्सा आसमान छू गया। दूसरी शर्ट पहन लो, वो अपना खुद को शांत करते हुए बोली। पर मुझे यह शर्ट पहननी है, तुम जल्दी आकर बटन लगा दो, आद्विक मुस्कुराते हुए बोला।
मैं नहीं लगा रही, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, समझे। कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो आद्विक ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। आकृति सीधा उसके सीने से जा टकराई। आद्विक उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, बात सुनो, नौकर नहीं हो, बीवी तो हो ना, तो चुपचाप करो ये, बिना कोई नखरे किए हुए। और आज के बाद मुझे किसी काम के लिए मना किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने प्यार से पेश आ रहा हूँ तो ज़्यादा सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, समझी। लगाओ चुपचाप। कहकर उसने आकृति को झटके से छोड़ दिया, जिससे आकृति लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसने चुपचाप कपबोर्ड से सुई धागा निकाला और उसकी शर्ट में बटन टाँकने लगी। आद्विक बड़े प्यार से उसे निहारने लगा। आकृति की गर्म सांसें उसके सीने पर पड़ रही थी, जो उसे मदहोश कर रही थी। फिर भी वो खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था। हो गया, कहते हुए आकृति उससे दूर हट गई। अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही रहती तो पक्का वो कुछ खता कर बैठता। ये लो, कल पार्टी में ये पहन लेना। आद्विक ने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास कपड़े हैं, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। आकृति ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, तुम्हें कल ही समझाया था ना मैंने कि मुझे किसी बात के लिए मना मत करना। समझ में नहीं आता तुम्हें, लगता है तुम्हें अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। आद्विक ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं नहीं, समझ गई मैं, यही पहन लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। कहते हुए आकृति ने उसके हाथ से पैकेट ले लिया। गुड गर्ल। आद्विक ने उसके गाल थपथपाए और कमरे से बाहर निकल गया। क्रूर सिंह, तुम्हें तो देख लूंगी मैं। आद्विक सिंह शेखावत। आकृति बड़बड़ाते हुए अलमारी में कपड़े रख रही थी। कपड़े रखकर वह जैसे ही पलटी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आद्विक दरवाजे से टेक लगाए उसे ही घूर रहा था। वो अपना लैपटॉप लेने आया था, पर आकृति की बड़बड़ाहट सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। उसे देखकर आकृति की सांसें मानो रुक गई थी। क्या कहा तुमने मुझे? आद्विक उसकी ओर बढ़ते बोला, कुछ भी तो नहीं। आकृति डर के पीछे होने लगी। नहीं, कुछ तो कहा था तुमने, एक बार फिर बोलो जरा। आद्विक ने उसे घूरा। उसके घूरने से आकृति अलमारी से चिपक गई। आद्विक ने उसके दोनों ओर हाथ रखकर उसे वहीं पर ब्लॉक कर दिया। मैंने सच में कुछ नहीं कहा, सच्ची मैंने कुछ भी नहीं कहा था। आकृति बुरी तरह घबरा चुकी थी और उसे ऐसे देखकर आद्विक को बहुत मजा आ रहा था। वो अभी उसे और परेशान करता अगर शमिता जी कमरे में नहीं आती। आदि वो सॉरी मैं बाद में आती हूँ, कहते हुए शमिता जी वापस मुड़ गई। उनकी आवाज़ सुनकर आद्विक एकदम आकृति से दूर हट गया। वहीं आकृति शर्म से लाल हो चुकी थी। रुकिए माँ, कहिए, कुछ काम था आपको? आद्विक ने बाहर आते पूछा। हाँ, वो मुझे पूनम से मिलने जाना था, पर लगता है तो बहुत बिजी है, मैं खुद से चली जाऊंगी। शमिता जी अपनी हंसी रोकते बोली, क्या माँ आप भी? चलिए, मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं चाबी लेकर आता हूँ, आप चलिए। आद्विक झेपते हुए कमरे में चला गया और शमिता जी हंसते हुए नीचे आ गई। तुम्हें जरा सी अकल वकल है कि नहीं? अब माँ क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हम कितने बेशर्म हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आकृति को ध्यान ही नहीं रहा कि वो गुस्से में क्या बोल गई। उसकी बात पर आद्विक शरारत से मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर आकृति ने अपनी बात पर ध्यान दिया तो शर्म से लाल हो गई। उसने आद्विक को कमरे से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर लिया और खुद गेट से लगकर खड़ी हो गई। आद्विक अपने बालों में हाथ घुमाते वहां से चला गया। आकृति क्या करती है तू? जबान पर काबू रखा कर, क्या सोच रहा होगा वो, कुछ भी बोल देती है। आकृति ने अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए कहा। आज रात शमिता जी वहीं रुकने वाली थी तो आद्विक उन्हें छोड़कर वापस आ गया। जब तक वो आया आकृति डिनर बना चुकी थी और सार्थक खाना खाकर सोने जा चुका था। आद्विक फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गया। आकृति अभी भी खड़ी हुई थी। तुम क्यों खड़ी हो? बैठो और खाना खाओ। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। आकृति अभी भी घबराई रही थी। बैठो चुपचाप। आद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। खाओ, वो उसकी ओर निवाला बढ़ाकर प्यार से बोला तो आकृति ना नहीं कर पाई और उसने उसके हाथ से निवाला खा लिया। आकृति, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है,
तुम बेशक मेरी पत्नी हो, पर मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी सहमति के बिना मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा और ना ही मैं तुम्हें कभी मजबूर करूँगा अपने करीब आने के लिए। तुम्हें पता है, तुम मुझे देखकर ऐसे डर जाती हो तो मुझे बुरा लगता है। प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत किया करो। मेरे साथ रहते तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है असहज होने की। आद्विक उसे खाना खिलाने के साथ साथ उससे बातें भी करता जा रहा था। आकृति खाना खाते हुए एकटक उसे देख रही थी। खुद के लिए कितना प्यार महसूस कर रही थी वो उसकी आंखों में, जो उसने कभी प्रतीक की आंखों में महसूस नहीं किया था। प्रतीक उसे हर रोज बोलकर अपना प्यार जताता था, कभी कोई सरप्राइज देकर तो कभी कोई महंगा गिफ्ट देकर जो उसने कभी नहीं लिया उससे, पर उसकी आंखों में कभी ऐसा प्यार नहीं दिखाई दिया था उसे जो उसे आद्विक की आंखों में दिखाई दे रहा था। आकृति, मैं तुम्हारे और प्रतीक के बारे में सब जानता था, हमेशा से ही जानता हूँ। आज भी तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई हो और शायद कभी निकाल भी ना पाओ, पर एक बात तय है, तुम्हें मैं उसके पास नहीं जाने दे सकता वापस किसी भी कीमत पर। तुम मुझे पूरी जिंदगी भी नहीं अपनाओगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम वापस उसके पास नहीं जा सकती कभी भी, आद्विक ने कहा। तो आकृति उसे देखने लगी। ना जाने क्यों, पर उसे ये बात बुरी नहीं लगी थी। आद्विक ने उसे उसके प्यार के पास भेजने से मना कर दिया था, पर उसे इस बात से गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बिना कुछ कहे आद्विक की ओर एक निवाला बढ़ा दिया। मैं वापस जाना भी नहीं चाहती, उसके अंतर्मन से आवाज आई, पर अगले ही पल उसने अपने मन के विचारों को झटक दिया और आद्विक को खाना खिलाने लगी। आकृति रसोई में बर्तन साफ कर रही थी और आद्विक दरवाजे पर टेक लगाकर उसे देख रहा था। आज ना जाने क्यों आकृति को आद्विक की नजरों से शर्म आ रही थी। उसकी नजरें खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। अचानक बाहर बादल गरजने की आवाज आई। आकृति का मन खुशी से झूम उठा। वह बच्चों की तरह उछलते हुए बाहर भाग गई। आद्विक भी आवाज लगाते हुए उसके पीछे चला गया। बाहर आकर देखा तो आकृति अपने हाथों में बारिश का पानी लेकर उछाल रही थी। तभी उसकी नज़र आद्विक पर गई तो वो दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बारिश में खींच लिया। आकृति अपने दोनों हाथों को खोलकर बारिश में भीगने लगी और आद्विक प्यार से उसे निहारने लगा। बारिश के पानी से आकृति के कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। बारिश की बूंदें उसके शरीर से फिसल रही थी। अचानक से बिजली कड़की तो आकृति डरकर आद्विक के सीने से आ लगी। कुछ देर बाद आकृति को होश आया तो वो झेपते हुए उससे अलग होकर जाने को हुई तो आद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली। आकृति के पूरे बदन में जैसे सिहरन दौड़ गई। आद्विक आगे बढ़कर उसके करीब आया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से आ लगी। उसने उसके बालों को अपने दोनों हाथों से आगे की तरफ किया। आकृति उसके छुअन से सिहर उठी। उसकी आंखें कस के बंद हो गई। आद्विक की नज़र उसके कंधे के तिल पर गई तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने होंठ उसके तिल पर टिका दिया। आकृति के पूरे शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। उसने सिर पीछे की और आद्विक के सीने पर से टिका दिया। आद्विक ने उसे उसके कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसके चिन से पकड़कर उसका चेहरा पर उठाया। आकृति की आंखें अभी भी बंद थी। आद्विक की नजरें उसके माथे से होते हुए उसके चेहरे पर रुकी, पानी की बूंद पर आकर रुक गई। आकृति के होठ बारिश की वजह से हल्के से फड़क रहे थे, जो आद्विक को अपने होश में खोने पर मजबूर कर रहे थे। आद्विक अपने होश खोकर उसकी ओर झुकने लगा। दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आद्विक थोड़ा और झुका तो आकृति की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई। आद्विक ने रुककर कुछ पल उसे देखा। उसने अभी भी आंखें बंद की हुई थी और उसके आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। उसके फड़फड़ाते होठों को देखकर आद्विक भी कंट्रोल खो रहा था। वो आकृति के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आकृति की पकड़ भी उस पर मजबूत हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या आकृति आद्विक को पति के रूप में स्वीकार कर पाएगी या फिर उसको छोड़कर प्रतीक के पास हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? क्या होगा जब आकृति के सामने आद्विक की सच्चाई आएगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।